नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे मीडिया सेंसरशिप को लेकर उठ रहे सवालों की, नए आईटी कानूनों पर हो रही आपत्तियों की। सोशल मीडिया के बाद अब देश के न्यूज पोर्टल भी नए सूचना तकनीकी नियमों को लेकर परेशान हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। 13 बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने एक याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन या डीएनपीए और पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका नए सूचना तकनीक नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है और कहता है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। याचिका में कहा गया कि प्रिंट और प्रसारण में पारंपरिक और विरासती मीडिया आउटलेट के लिए पहले से ही कई नियम हैं। साथ में सेल्फ सेंसरशिप के भी नियम हैं जिनके तहत इंटरनेट और डिजिटल मीडिया पहले से ही काम कर रहे हैं। नए नियम न सिर्फ भ्रांति पैदा करेगा बल्कि खबरों की बेवजह सेंसरशिप भी करेगा। डीएनपीए की याचिका नए आईटी नियमों के खिलाफ ऐसी 9वीं याचिका है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि डिजिटल मीडिया को आईटी नियमों के तहत लाना गलत है और मीडिया घरानों का मनमाना वर्गीकरण है, क्योंकि बिना उनसे चर्चा किए इन्हें लागू किया गया है और उनके कामकाज पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ेगा। याचिका में कहा गया कि आईटी नियम 2021 निगरानी और भय के युग की शुरुआत है, जिसके परिणाम स्वरूप स्व सेंसरशिप का खतरा है और जो भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। याचिका में नियम 16 को लेकर ज्यादा आपत्ति है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तीसरे हिस्से के तहत डिजिटल न्यूज पोर्टल को रेगुलेट करने पर जोर है। इसके तहत सरकार डिजिटल न्यूज पोर्टल पर निगरानी रखने के साथ उन्हें कोड ऑफ एथिक्स के तहत लाना चाहती है। दरअसल नियम 16 केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पूरी तरह से मनमाना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आपातकालीन अवरोधक शक्तियां प्रदान करता है। सरकार का कहना है कि नियमों का मकसद डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। याचिका में तर्क दिया गया कि ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 समानता 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशे के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। डीएनपीए का कहना है कि नियम 2000 के आईटी अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाली संस्थाओं के आचरण को कानून दबाने की कोशिश में है। पारंपरिक और विरासती मीडिया संगठनों पर अति विनियमन का बोझ थोपा जा रहा है। डीएनपीए का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील पीएस रमन ने याचिका के निपटारे के लिए केंद्र सरकार को नियमों के तहत कोई कार्रवाई करने से रोकने के अंतरिम आदेश की मांग की, लेकिन पीठ ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अब तक कोई प्रतिकूल कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पीठ ने केंद्र की तरफ से कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने पर याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। तो अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि अब पारंपरिक और विरासती मीडिया संगठनों पर अति विनियमन का जो बोझ है वो थोपा जा रहा है। डीएनपीए का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील पीएस रमन ने याचिका के निपटारे के लिए केंद्र सरकार को नियमों के तहत कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की, लेकिन पीठ ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अब तक कोई प्रतिकूल कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पीठ ने केंद्र की तरफ से कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने पर याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की फ्रीडम दी है। तो बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी सरकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ ऋषिपाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉ। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सर, मद्रास हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा उसका विश्लेषण आपकी निगाह में कैसे मेरे दर्शकों को आप समझा पाएंगे? घनश्याम जी, पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा बड़ी मीडिया में काफी है और इसके अंदर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है जी। मीडिया जो सोशल मीडिया है, उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल्स के जो वेरियस आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। अभी मद्रास हाईकोर्ट का जो जिक्र किया आपने, उस केस में भी जो इस केस का टाइटल था डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन है, जो 13 ऐसे एजेंसीज को मिला के और उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाकर उसको चैलेंज किया है कि जो नए आईटी रूल्स हैं उनको हमें रोकना है, क्योंकि उनका जो बेसिक जो कारण है इसको चैलेंज करने का, वो ये कहते हैं कि ये जो नए रूल्स हैं जिससे कि सरकार ये चाहती है कि सोशल मीडिया पे और हम गैग कर दें, मतलब किसी तरह उनके मुंह को बंद कर दें, वो अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाए। वो ये कहते हैं ये उल्लंघन है आर्टिकल 14 का, 19(1)A का और 19(1)G का जी। अब मैं घनश्याम जी आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, वो इक्वलिटी की बात करता है। सेक्शन 19A जो है और 19(1)G, ये दोनों राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपनी अभिव्यक्ता को और बोलने को जी। उसकी आजादी देते हैं हम अपने विचार का अभिव्यक्ति कर सके। तो उनका बेसिकली कहना यही है, जो उनका बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जिसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया है कि जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, उन्होंने बेसिकली इन्हीं 3 आर्टिकल्स का हवाला देते हुए कहा है। घनश्याम जी, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि इसमें सरकार ने जो अपना पक्ष लिया है उसमें उन्होंने जो आईटी रूल्स हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि हमारे पास ये पावर है, हम कर सकते हैं ऐसा। उसमें एक एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी में इसमें सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्ट का, उसको भी पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और उसको इससे हटा दिया गया था। ऋषिपाल जी, असल में मीडिया सेंसरशिप को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस बीच आईटी कानूनों पर हो रही आपत्तियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्पेशली जो केसेस कोर्ट्स में फाइल हुए हैं, अगर केसेस का नेचर देखेंगे, जो ऑब्जेक्शंस हैं पिटिशंस के, जो आप लेटेस्ट पिटिशन आप देख रहे हैं जिसमें सेक्शन 14 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की बात की गई है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, या 19 जिससे बताया अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। इन जनरल पिटिशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो कर्ब करता है। सेकेंडली, इसमें एक ऑब्जेक्शन जो रूल्स है, रूल्स 12, 14 और 16 का है। 16 में जरूर पावर दे रखी है कि 16 को पढ़ते हैं। 16 के अंदर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट पे पावर है कि इमरजेंसी पावर है कि ही कैन ब्लॉक एनी इंटरिम मेजर्स, ही कैन ब्लॉक एनी पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन और एनी पार्ट ऑफ एनी और पार्ट ऑफ इट विदाउट गिविंग द इंटरमीडिएटरी होस्टिंग द सेड इंफॉर्मेशन। उसको बिना सूचना दिए उनको ब्लॉक कर सकता है। जनरली किसी भी केस के अंदर जब मान लीजिए कोर्ट के अंदर हम जाते हैं तो एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन मिलता है, पार्टी को बिना सूचना दिए भी ऑर्डर मिलता है। लेकिन इस केस के अंदर स्पेशल पावर है। अगर मान लीजिए स्पेशल पावर आईबी के पास, जो सेक्रेटरी के पास नहीं होंगी, और कोई कंटेंट्स ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, जब तक उसको उस एजेंसी को नोटिस दिया जाएगा, जब तक वो जवाब देंगे, तब तक वो कंटेंट इतना ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इन जनरल अगर कोर्ट ने ये पूछा क्या इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा एक्शन लिया, किसी को कर्ब किया, तो उन्होंने कहा नहीं किया। तो ऐसे जनरली किसी कंटेंट को नहीं करते। और कंटेंट्स के नेचर पे किसी पूरे रूल्स में कहीं भी ऐसा नहीं है कि नेचर को गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगी, डिफाइन करेगी। उन्होंने कहा नेचर का स्पेसिफाइड किया है, जो नेचर इलीगल नेचर के जो कंटेंट्स हैं उनके ओरिजिनेटर को आपको बताना है, और उनको आपकी जो सिस्टम है इसको ठीक करने में 3 जो ऑफिसर स्पेशली बताया, नोडल ऑफिसर है, और क्या नाम है आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उनको एक नोडल ऑफिसर हमेशा रहेगा। ये जो रूल्स है, इन रूल्स का नेचर देखिए, चैलेंज कहां पर हो रहा है। चैलेंज को इन जनरल किया जा रहा है, स्पेसिफिक कहीं हो नहीं रहा। इसीलिए कोर्ट ने कहीं भी स्टे ऑर्डर नहीं किया, कोर्ट ने उन रूल को कहीं स्टे नहीं किया। रीजन यही है कि रूल्स कहीं भी बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कहीं भी वो वायलेट नहीं करते किसी फ्रीडम, किसी भी आर्टिकल को, ना तो 14 को ना 19 को। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। शिवाजी सरकार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ। शिवाजी सर, असल में सोशल मीडिया के बाद अब देश के न्यूज पोर्टल्स भी नए सूचना तकनीकी नियमों को लेकर परेशान है। सर, ऐसे में जो सेल्फ रेगुलेशन नियम है उसको आप कितना कामयाब होते हुए देख पा रहे हैं सर? देखिए, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ये कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि इस देश में कोई रेगुलेटर नहीं है,
और रेगुलेटर के लिए इसके लिए भी जिम्मेवार जो है सबसे पहले जो है टीवी चैनल्स जो हैं वो रहे हैं, जिन्होंने रेगुलेटर्स को बनने नहीं दिया आज से 20 साल पहले। सर वो एक अलग सवाल है, पर सवाल ये है कि रेगुलेटर का काम क्या होता है, पहले हम ये समझना चाहिए। रेगुलेटर का काम होता है कि अगर मीडिया के ऊपर कोई ज्यादती होती है तो उसको रोकना, उसको चेक करना, और मीडिया की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको बहाल करना। दूसरी चीज, अगर मीडिया कोई गलत काम करती है, कोई गलत रिपोर्टिंग करती है, कुछ करती है, तो रेगुलेटर का काम है उसको भी रोकना। तो रेगुलेटर जो है एक बैलेंसिंग एक्ट करती है। देखिए आज जो है रेगुलेटर न होने की वजह से जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सारी जो है मीडिया की पुलिसिंग कर रही है, किसी न किसी नए नए तरीके से। हर मंत्रालय के हर डिपार्टमेंट जिसको भी मौका मिल रहा है वो मीडिया की पुलिसिंग कर रही है। और ये मीडिया की पुलिसिंग जो है करके न मीडिया को सुधारा जा सकता है, न देश की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और इसका सिर्फ एक ही नतीजा होता है, जो कि अभी सारे पोर्टल्स जो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कोर्ट में गए हैं, कि ये उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर आघात पहुंचा रही है। बिल्कुल सही बात है, जब सही ढंग से काम नहीं होगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक के ही कोई भी सरकारी संस्था वो समझती है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब हमारे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, हमारे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, और जो कुछ है हमने अपना वो कर लिया, हमने खिलाफ अदा कर लिया। तो अब सबसे बड़ी चीज है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट से जो राहत मिलती है वो ले, पर उसके साथ साथ एक जरूरी सबसे बड़ी चीज है कि एक इफेक्टिव रेगुलेटर। देखिए यूएस में एफसीसी इज इफेक्टिव रेगुलेटर, यूके में ऑफकॉम इज इफेक्टिव रेगुलेटर, ऐसे ही और देशों में भी है। इसलिए मीडिया के रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो सरकार या सरकार का कोई विभाग नहीं डिसाइड करता है। और इसीलिए वहां पे भी ऐसे नहीं है, वाद विवाद होते हैं समाज में, वाद विवाद होना कोई बुरी बात नहीं है। जब वाद विवाद के साथ एक जो है जो सॉल्यूशन करने की एक मैकेनिज्म होनी चाहिए वो भी चाहिए, वो मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। और सरकार में बैठे जो लोग होते हैं, अब विपक्ष में जब होते हैं वो कुछ सोचते हैं, सरकार में जब आ जाते हैं तो कुछ सोचते हैं। इसलिए सरकार की सोच या विपक्ष की सोच से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, सवाल है समाज की जो सोच है उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उससे इम्प्लीमेंट होगा, और वो रेगुलेटर ही कर सकता है। जब तक रेगुलेटेड नहीं होगा तब तक हम बार बार यही सवाल बार बार पूछते रहेंगे और यही समस्या बार बार हम झेलते रहेंगे। ठीक है, तो प्रदीप जी, असल में क्या ये माना जाए कि नए सूचना तकनीक नियमों की संवैधानिक वैधता को एक बड़ी चुनौती है ये, और क्या ये भी समझा जाए कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका सर अभी जिक्र भी कर रहे थे? घनश्याम जी, एक्चुअली जैसा कि बताया अभी आपको, इसी साल में ये 25 फरवरी को इसी साल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाए थे। उसमें इसी मिनिस्ट्री ने, और उनका उसके लिए एक नोडल मिनिस्ट्री थी कि कंप्लायंस हो इन रूल्स का, उसके लिए कि इस जो रूल्स बनाए हैं उनका पालन हो इसके अंदर। अब बेसिकली क्या है कि देखिए, मीडिया का आप टोटल अगर गैग तो नहीं कर पाएंगे, मुंह बंद तो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी अपनी जनता तक अगर कोई किसी को कोई बात अपनी कहनी है, आम जनता की बात कहनी है, तो वो किसी ना किसी माध्यम से तो पहुंचाएगा। लेकिन जो सरकार जो पक्ष ले रही है, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, वो 16 रूल 16 का वो हवाला देते हुए कह रहे हैं। उसमें ये कहता है, जो 16 है उसमें पावर है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को इमरजेंसी पावर है ब्लॉक करने का एज ए इंटरिम मेजर। वो फाइनल वो नहीं है, फाइनल मेजर नहीं है, वो इंटरिम मेजर है। लेकिन वो उसके लिए भी वो होता है कि अगर देश की अखंडता को या कोई ऐसी डिफेंस की कोई बात को, इस तरह की कोई बातें हो जिसको हम लेकर, जिससे देश की अखंडता को खतरा हो या इस तरह की बात हो, उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है जनरली। लेकिन अभी क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में मैटर है, उन्होंने अभी नोटिस इशू किया है इस मैटर के अंदर जी। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा घनश्याम जी कि सेक्शन जो 66A है ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसको पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आई श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके,
उसमें दोबारा से वो उसको कहा कि विद इन सर्टेन लिमिट्स ये ऑपरेशनल रहेगा, जो 66A का है। तो उसमें जो स्वतंत्रता है वो भी बरकरार रहती है, लेकिन वो विद इन लिमिट्स होती है। हम किसी भी चीज को बेलगामी घोड़े की तरह भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों, जैसे मैंने कहा कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों तरह की चीजें हैं, ये दो धारी तलवार है। ठीक है सर, तो ये दोनों तरफ से देखने की जरूरत है और विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का। मेरे पास समय मुद्दा में इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखिए। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।